अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। गाज़ा के वॉर की स्पिल आउट होने के खदशात दिन ब दिन ज़्यादा कवी होते जा रहे हैं, क्योंकि रोज़ ही आप सुन रहे हैं कि टर्की, रशिया और इवन इजिप्ट के जो सीसी हैं प्रेसिडेंट, इन सब के जो प्रेसिडेंट्स उनकी तरफ से बहुत शदीद मजम्मत, बहुत सख्त बयानात आ रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़, और उनके जो बैकर्स हैं यूएस और उनके वेस्टर्न बैकर्स के ख़िलाफ़ बहुत बातें कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड में तमाम ही लीडरान, और स्पेशली इन मुल्कों के जो लीडर्स हैं, सऊदी अरब के जो लीडर हैं और ईरान के, ये सब लोग जो हैं बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन इस मजम्मत के अलावा कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल नौयत के भी इकदाम टर्की की तरफ से, ईरान की तरफ से, इजिप्ट की तरफ से सामने आए हैं। तो आज की पॉडकास्ट में मैंने ये सोचा कि टर्की और रशिया और स्पेशली और ईरान जो है, इन तीनों के जब हम बात करते हैं कि ये इस वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। तो उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या ऐसी खास बात है इन ममालिक में, और क्या इनका ताल्लुक बनता है फ़लस्तीन के साथ। इस चीज़ को हम ज़रा आज इसके ऊपर स्पेशली गौर करते हैं। ये मैंने आपको कुछ मैप्स इकट्ठे किए हैं जिनकी मदद से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वॉर, दो वॉर्स इससे पहले हुई हैं। एक तो इराक की जो इन्वेजन है, यूएस फोर्सेस ने और नेटो ने मिलकर के इराक के ऊपर इन्वेजन की थी अफगानिस्तान के बाद। सेकंड जो बारी आई थी वो इराक की थी, और उस वक्त उन्होंने मतलब 10-12 साल जो है वो इराक के ऊपर कब्जा रहे, और उसके बाद उनको उसको तबाह करके वो खैर वहां से निकले। और उसके फ़ौरन बाद ही सीरिया में भी उन्होंने अपनी फ़ोर्सेस घुसा दी थी यूएस ने और नेटो ने, और बशार अल असद के खिलाफ बहुत बड़ी जो है उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। और वहाँ पर बेशुमार जो है ना सीरिया के अंदर बहुत सारे लोगों को रेबेलियन की तरफ उकसा के, और स्पेशली कुर्दों को उन्होंने रेबल फोर्सेस में अपनी ज्वाइन करवा कर और बशार असाद के खिलाफ बहुत भरपूर जंग की। लेकिन बिलाकर वो उस जंग से भी उनको बाहर निकलना पड़ा। और इसी सब में दो तीन ममालिक थे जिन्होंने यूएस और नेटो के इस प्लान को खाक में मिला दिया, जिसमें वो इराक और सीरिया दोनों के ऊपर कब्जा रहना चाहते थे और उनको तबाह करना चाहते थे, और इनके अंदर एक नई हुकूमत और एक नया इसके नक्शे बनाना चाहते थे, जिसमें वो उनका अपना जो एक आप समझ लो कि बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाना था। तो लेकिन कौन से ये ममालिक हैं, टर्की उनमें सर-ए-फ़हरिस्त, और रशिया, और उसके अलावा ईरान, ये 3 ममालिक ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी देर के बाद, यानी सीरिया की वॉर के भी शुरू होने के काफ़ी देर बाद 2011 में ये सीरिया की सिविल वॉर जिसको कहते हैं वो शुरू हुई, और लेकिन 2015 और उसके बाद टर्की ने और रशिया ने इंटरवीन किया सबसे पहले सीरिया के अंदर। और सीरिया के अंदर ये जो टॉप का ये आपको दिखाई दे रहा है, ये तमाम वो जगह हैं जिनमें कुर्दों की आबादी है। कुर्दिश पॉपुलेशन सीरिया के अंदर भी रहती है, टर्की में भी रहती है, इराक में भी और ईरान में भी। इन 4 ममालिक में कुर्दों की पॉपुलेशन रहती है। और मसला ये है, कुर्द बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो हमेशा ये गलती कर बैठते हैं कि वो यूएस के साथ उनकी बातों में आ जाते हैं, और यूएस उनसे वादा करता है कि तुम लोगों को हम आज़ाद मुल्क जो है बनाकर दे देंगे, और तुम लोगों को सीरिया, टर्की, इराक और ईरान चारों को तोड़ के और तुम्हारे लिए एक बीच में एक मुल्क बना देंगे। जो वादा वो ना ही वो कभी पूरा करते हैं और ना ही वो कर सकते हैं आइंदा भी। और ज़ाहिर है टर्की और ईरान, ये तो दोनों एक मजबूत ममालिक हैं जो बिल्कुल भी यूएस के इस इरादे को समझते भी हैं, भांपते भी हैं, और उससे पहले ही इक़दामात करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। तो टर्की ने जब ये सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो सबसे पहले तो रशिया यहाँ आन पहुँचा, और उसने कई जगह पे अपने जहाज़ और अपने मिसाइल्स सीरिया के अंदर खड़े किए, और उनके थ्रू उसने बेशुमार बॉम्बिंग की। उसने डायरेक्टली तो ये नहीं कहा कि हम यूएस के या नेटो के ऊपर बॉम्बिंग कर रहे हैं, बल्कि वो यही कहते थे कि हम जो मिलिशियाज़ यहाँ यहाँ पे आईसिस है या और मज़ीद मिलिशियाज़ यहाँ पर बैठी हुई टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशंस उनको कह के
उनके ऊपर बॉम्बिंग करके उनका सफाया करते गए। और वो इतने ज़्यादा उन्होंने उनके ऊपर बॉम्बिंग की कि इन द एंड यूएस जो है वो चंद बेसिस तक महदूद होकर रह गया, क्योंकि वो ज़्यादातर काम सीरिया में जो है इन रेबल फोर्सेस के थ्रू ही करवा रहे थे। और ये सब जब हुआ तो उसमें ये हुआ कि रशिया की बहुत सारी बेसिस यहाँ पर सीरिया के अंदर कायम हो गई, और टर्की ने तो ये जो तमाम ये ब्लू पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये तमाम इलाके के ऊपर टर्की ने कब्जा कर लिया। उसने बोला कि ये एक मैं फ्री जोन टाइप बना रहा हूँ, यानी कि एक नो गो टाइप के जोन बना रहा हूँ, जहाँ पर मेरी मतलब कंट्रोल होगा, और मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि जो कर्दिश रेबल्स हैं वो आकर टर्की के अंदर कोई मतलब रेबेलियन को प्रोवोक ना करें, और वो सीरिया में भी बशार असाद के खिलाफ कोई इस तरह के हंगामा आराई ना करे। तो ये जो पिंक कलर के सारा इलाका, ये इस वक्त टर्की के कंट्रोल में, अभी तक भी ये टर्की के ही कंट्रोल में है। तो इस तरह से कहना चाहिए कि सीरिया के अंदर टर्की मौजूद है। और एक और मैं आपको अभी एक और मैप दिखाती हूँ, जिससे मैं आपको ये बताऊंगी कि इराक के अंदर भी इराक के अंदर भी, यानी ये तो सीरिया हो गया जो अभी मैंने पिछले मैप में दिखाया, लेकिन इराक के अंदर भी 2020 में भी इवन ये तमाम जो रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये टर्की ने अपनी मिलिट्री पोस्ट यहाँ पे बनाते चला गया है। और क्योंकि यहाँ पे भी कुर्दिश पॉपुलेशन है, और वो लोग भी लाइक टर्की और इराक और सीरिया के खिलाफ यूएस की जंग में हमेशा उनका साथ देते रहे, तो टर्की ने ना सिर्फ ये कि सीरिया के अंदर उन इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया, बल्कि यहाँ पर आकर भी अपनी बेशुमार ये मिलिट्री पोस्ट बना रखी हैं, जिनकी मदद से वो कुर्दों की जो एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करता रहता है, और उनको उनके ऊपर अटैक्स भी करता रहता है। और जब भी वो देखता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, तो फिर वो ये इस तरह से करता है। एक और मैप से मैं आपको दिखाती हूँ, ये टर्किश मिलिट्री कंट्रोल एंड एक्सपेंशन इन इराक, यानी ये जो ऊपर का इलाका है बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर ये जो डार्क पिंक कलर है, टेरिटरीज ऑक्यूपाइड प्रायर टू 2021 से पहले ही ये इतने एरियाज जो हैं इनके ऊपर टर्की का कंट्रोल हो चुका था। और उसके बाद क्लॉ लाइटनिंग एक उन्होंने 2021 में एक ऑपरेशन किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कुर्दिश जो लोग हैं इराक में से आकर टर्की में आकर जो टर्की के कुर्दिश है उनको उकसाते हैं, और उनको उनसे मिलकर जो है टर्की के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाइयाँ करते हैं। तो इसलिए उनको सद्देबाप करने के लिए टर्की ने ऑपरेशन क्लॉ लाइटनिंग किया 2021 में, और ये मजीद ये जो पिंक कलर है इस ये इलाके अवशिन और ये बमार ने इससे ऊपर ऊपर के जितने इलाके इनके ऊपर कब्जा कर लिया। और अभी तक यानी ये जो गोल सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बेशुमार मिलिट्री बेसेस हैं जो इस वक्त इराक के अंदर यहाँ तक बारनामी तक आए हुए हैं, बारमनी और शलाज़े तक यहाँ पर टर्की के बेसेस मौजूद हैं। सो ये सब बेसिस होने का से क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जो रशिया और टर्की इन्होंने सीरिया और इराक में दाखिल होते वक्त आपस में ये बातें की, ये मतलब एक डील एक कर ली, जिसको कंपार्टमेंटलाइजेशन भी कहते हैं। और कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये है कि उन्होंने आपस में तय कर लिया कि सीरिया में तुम ये काम तुम करोगे और ये काम हम करेंगे। तो रशिया ने आकर अपने मिलिट्री बेसिस भी बनाए, और रशिया ने वहाँ पे बॉम्बिंग भी की, लेकिन बॉर्डर एरियाज के लिए को जो है वो टर्की के लिए छोड़ दिया कि ये बॉर्डर एरियाज, क्योंकि कुर्दों का मामला तुम्हारे साथ पहले ही चल रहा है, तो तुम लेजिटिमेट एक रीजन है तुम्हारे पास, तो बॉर्डर्स को सीरिया और इराक के बॉर्डर्स को तुम कवर कर लो। और इसी कंपार्टमेंटलाइजेशन में ईरान का भी हिस्सा था, जिसने
पूरे बाकी दीगर जो इराक और सीरिया के बाकी इलाकों में अपनी मिलिशियाज को छोड़ा और उन मिलिशियाज के ज़रिए उसने लाइक बहुत सारे यानी आईसिस और मज़ीद दूसरे मिलिशियाज जो कि प्रो नेटो या प्रो यूएस मिलिशियाज थे उनका कला कमा किया। तो एक और देखते हैं ये ग्राफ है, चार्ट है, जिससे पता चल रहा है कि 2022 के अंदर यानी पिछले साल इराक के अंदर टर्की ने कितने ऑपरेशंस किए, कितने स्ट्राइक्स किए। तो ये आप देख रहे हो कि फरवरी में 44 स्ट्राइक्स हमले किए, मार्च में उन्होंने 53 स्ट्राइक्स किए, इसी तरह अप्रैल में 34, यानी कि ये एक एक्टिव मुहाज है। इराक का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है यानी टॉप का जो बॉर्डर है वो टर्की के लिए इस वक्त भी और इस गाजा वॉर शुरू होने से पहले ये एक एक्टिव मुहाज है जिसके ऊपर वो एक जंग लड़ रहे हैं कुर्दों के खिलाफ, या कुर्द ना कहें आप, उन तमाम मलेशियस को कहें जो कि अभी तक एक्टिव हैं बशार अल असद के खिलाफ या टर्की के खिलाफ या इराक के खिलाफ। सो ये आप समझ लो कि टर्की पहले ही इस रीजन में एक वॉर लड़ रहा है। इसके अलावा टर्की के अलावा मैंने आपको बताया कि रशियाज प्राइमरी बेसिस इनसाइड सीरिया, ये आप देख रहे हैं, ये जो कलर 3 कलर वाले बेसिस, ये जो सर्कल्स हैं, ये तमाम बेसिस बने हुए हैं सीरिया के अंदर। रशियन बेसिस ये बेशुमार हैं, आप देख लें, एक नहीं दो नहीं दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर और ये बिल्कुल आप समझ लो कि ये इजराइल के बॉर्डर तक दमिश्क में और ये नीचे के जो एरियाज हैं यहाँ पर भी रशिया के बेसिस मौजूद हैं और ये बेसिस अभी भी, यानी ये पुरानी खबर नहीं है, ये मतलब 2015 में तो ये शुरू हुआ था, मगर ये 2020 और 22 तक ये देखें 22, ये तब का नक्शा है, यानी ये अभी तक ये बेसिस यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग एक्टिवली यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो इन्होंने सख्ती से इस बात को का अहाता कर रखा है कि कहीं यूएस जो कि अभी भी कुछ पॉकेट्स में कुछ बेसेस बनाकर यहाँ पे बैठा हुआ है और उसका लिंक उन कुर्दिश और दूसरे रेबल मलिशियस के साथ है जो कि इस वक्त दबे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ये एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा खड़े हो सकते हैं अगर ये लोग निकल जाते हैं यहाँ से, तो यूएस उनको फंड करके दोबारा से उनको खड़ा कर सकता है और दोबारा से ये जो है ये काम सीरिया और इराक को डिस्टेबलाइज करने के लिए कर सकता है। सो ये सब कुछ आप देख रहे हो कि ये सब कुछ मौजूद है, ये आप इसकी जगह को याद रखो कि ये टर्की तो ये ऊपर नॉर्थ की तरफ मौजूद है, यहाँ ऊपर उसने बेशुमार बेसिस सीरिया में भी बना रखे हैं और यहाँ इराक में भी। और रशिया को आप देखो कि ये बिल्कुल इसके जो वेस्ट में ये वो एरियाज हैं जो कि असाद के डायरेक्ट कंट्रोल में मौजूद हैं। ये एरियाज जो मेडिटेरेनियन से लग रहे हैं ये बशार अल असद के कंट्रोल में एरियाज हैं और यही पॉपुलेटेड एरियाज भी हैं, यहीं पे ज़्यादा शहर हैं और यहाँ पर तो ज़्यादा डेजर्ट एरिया है और ये भी पॉपुलेटेड एरिया से, यहाँ पर भी रशिया ने अपने बेसिस बना रखे हैं। अब हम देखते हैं एक और मैप जिसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैप एक किसी ने बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें ईरान के इरानियन बैक्ड शिया मिलिशियाज बेशुमार जो कि इराक भर के अंदर फैले हुए हैं इस वक्त भी। आप ये देखो कि ये बॉर्डर ऊपर आपको दिख रहा है, इराक का बॉर्डर ये ऊपर दिख रहा है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको मैंने दिखाया था ये डोहोक से ऊपर ऊपर यहाँ पर टर्किश मिलिट्री बेसेस बहुत सारे मौजूद और यहाँ पर सीरिया के भी नॉर्थ पे टर्किश बेसेस बहुत सारे मौजूद और यहाँ पर इस जगह पर रशियन बेसेस मौजूद इस तरफ और यहाँ पर नीचे भी रशियन बेसेस और बाकी जो पूरा लैंड एरिया है, जो डेजर्ट एरिया है या शहरी एरिया है, ये सब जो ये इराक है सारा, ठीक है, यहाँ पर बेशुमार एक नहीं दो नहीं दर्जनों एक दर्जन नहीं कई दर्जन मलेशियाज मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ फ्लैग्स के अंडर जगह जगह पे पॉकेट्स बनाकर ये यहाँ पे मौजूद हैं और यही मलेशियाज आगे सीरिया के अंदर भी डिफरेंट ये देखें नामों से यहाँ पे भी मौजूद हैं यहाँ पे, ताकि ये लोग गार्ड कर रहे हैं उस सारे
एरिया को कि यहाँ पर जो प्रो यूएस मलेशिया हैं या प्रो नेटो मलेशियाज हैं वो कहीं दोबारा सर उठा ना लें। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो यूएस का बेस है, ये आप देख रहे हैं कि ये बॉर्डर सीरिया का बॉर्डर और इराक के साथ ये बॉर्डर चल रहा है। अब मैं आपको गूगल अर्थ से भी दिखा देती हूँ कि ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये टर्की है। यहाँ पे ये आपको सीरिया दिखाई दे रहा है और ये आपको इराक दिखाई दे रहा है। और इराक में ये वाले एरियाज जो हैं ये टॉप वाले बामिरनी से ऊपर ऊपर वाले और डहूक से ऊपर ऊपर वाले यहाँ पर सारे टर्किश टर्किश बेसिस हैं, बहुत सारे हैं। और ये सारा माउंटेनस एरिया है और ये अवाशीन का ये जो कैविटी है ये सारी भी माउंटेनस, ये भी टर्की के कब्जे में है और ये भी कोना जो है ये भी टर्की के कब्जे में है। और अगर हम इस तरफ जाएं तो ये सीरिया का बॉर्डर आएगा और यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न पूरा एरिया ये टर्की के कंट्रोल में है। और बताने का मकसद ये है कि और ये कि ये जो इराक है, इराक जो पूरा का पूरा है, यहाँ पर बेशुमार एक नहीं दो नहीं कई दर्जनों में और डिफरेंट पूरे फैले हुए हैं शिया मलेशियाज जो कि जिनको सपोर्ट भी करता है ईरान, जिनकी सरपरस्ती करता है, जिनको प्लान्स बना के देता है, जिनको वेपन्स देता है, इवन उनकी ट्रेनिंग करता है, ये सारा कुछ। और ये यहाँ पर मौजूद है इसके अंदर। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि टर्की और जो ईरान है और रशिया है, अगर वो इस गाजा के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एंटर हो जाते हैं तो इसमें कोई एक तो बात हैरत की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीन ममालिक जो हैं ये इन्होंने पहले सीरिया और इराक को भी एक तरह से बचा के रखा हुआ है और एक तरह से इसके अंदर एक वो वॉर मुस्तकिल आज तक लड़ रहे हैं। और इसी की एक्सटेंशन हो सकता है वो समझे कि यूएस की यहाँ पर खात्मा ही करने के लिए और बाकी भी जो उनका असर रसूख है उसको यहाँ से निकाल बाहर करने के लिए हम क्यों ना एक ही दफ़ा इसराइल को भी जो है वो एक मज़ा चखा दें और उसको भी इतना कमज़ोर कर दें, इतनी बुरी तरह से उसको बॉम्ब करें या इतनी बुरी तरह से उसको हम तबाह करें कि वो कुछ सालों या कुछ दिहाइयों के लिए बिल्कुल ठंडा होकर बैठ जाए और वो वेस्ट बैंक और गाज़ा के ऊपर मज़ीद मज़ालिम करने से भी बाज आए और टू स्टेट सोल्यूशन को भी वो मानने के लिए तैयार हो जाए। तो यकीनी तौर पे टर्की और ईरान और रशिया मिल करके अगर उसी तरह की कंपार्टमेंटलाइजेशन वाली थ्योरी जो है वो इसराइल के ऊपर भी लगाएं और मिल करके यहाँ पर एक हमला करें तो इट इज़ पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। और उनके लिए कुछ बईद भी नहीं होगा। मैं आपको एक और छोटा सा दिखा दूं फैक्ट्स और फिगर्स कि जहाँ पर इसराइल के पास 1.5 लाख की फौज है और 3 लाख गालिबन रिजर्विस्ट हैं जो जिनको वो बुला रहा है कि वो वापस आ जाएं यहाँ पे फाइटिंग के लिए। उसके बरक्स जो है टर्की के पास 7.5 लाख से ज्यादा एक्टिव फौज है और ईरान के पास 10 लाख से ज्यादा एक्टिव फोर्स है और रशिया के पास तो बेशुमार ही होगी। और इजिप्ट की का भी मैंने आपको यहाँ दिखाया कि 12 लाख इनके पास फौज है और मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट में दिखाया था कि इजिप्ट ने इन्हीं दिनों में एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड भी की है बिल्कुल करीब यहाँ पे सनाई के करीब यहीं पर आकर के और बेशुमार अपनी वेपन्स का उसने वो किया है, मुजाहरा किया है, दिखाया है। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट खबर आज और कल में ये आई कि शायद 3 लाख फौजी इजिप्ट जो है वो अपने यहाँ पर सिनाई डेजर्ट में अभी खड़ा करने वाला है बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो ये कह रहा है कि कोई स्पिल ओवर इफेक्ट ना हो जाए, कोई हमारे बॉर्डर्स को के ऊपर ब्रीच ना कर दे, तो हम अपनी बॉर्डर की हिफाजत के लिए यहाँ पर 3 लाख फौज खड़ी करने वाले हैं। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर टर्की और ईरान इनके साथ मिल जाएं इजिप्ट के साथ और वो कहें कि इतने जो जुल्म हो रहा है गाजा और फ़लस्तीन के लोगों के साथ, उसके लिए एक ही दफ़ा क्यों ना मिलकर इसराइल के साथ एक फैसला कुन वॉर लड़ लेते हैं। तो
बिल्कुल ये बईद अज़ इम्कान नहीं, बिकॉज़ ईरान इराक वॉर से पहले मैंने आपको बताया कि कई वॉर्स ये लोग लड़ चुके हैं, लेकिन तब उस वक़्त ये वीक कंट्रीज़ थी, इनके पास फ़ौजें नहीं थी, इनके पास वेपन्स नहीं थे। लेकिन अब तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ हैं, ये तीनों मुल्क, इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ हैं, और रशिया अगर मिल जाए तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी उसकी भी है। तो मकसद ये नहीं है कि इज़राइल को इस वक़्त ख़त्म कर दिया जाए या उनको टोटली तबाह कर दिया जाए, लेकिन हम एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट करें कि उसको हम टू स्टेट सॉल्यूशन पे मजबूर करें और उसको बोलें कि गाज़ा और वेस्ट बैंक से टोटली तुम निकल जाओ और ताल्लुक़ ख़त्म करो और उनको अलग इंडिपेंडेंट स्टेट तो बन के रहने दो। तो ये सब चीज़ है, और ये डिटेल मैंने सोचा कि आपको आज बता दूं कि ये वॉर अगर स्पिल आउट होती है तो बहुत गहरी होगी, बहुत तवील भी हो सकती है और बहुत खून रेज भी हो सकती है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक पूरी दुनिया की जो कौमें हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, और स्पेशली अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा, वो सब के सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी और खून खराबा भी काफ़ी होने का खदशा है इस तरह।